स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं लोकमंच और आज हम चर्चा कर रहे हैं लघु ऋण के कॉन्सेप्ट पर, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस पर। और इस वक्त मैं अपने दर्शकों को बता देना चाहता हूं कि हमारी फ़ोन लाइनें अब खोल दी गई हैं। ये हमारे टोल फ्री नंबर हैं जिन पर आप फ़ोन कर सकते हैं और अपनी राय या अपने कुछ सवाल है अगर आपके इस विषय से संबंधित तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। हमारे नंबर हैं 1800-115313 और 1800-115314। परंजय, ब्रेक में जाने से पहले आपने जिस चीज़ का जिक्र किया था, हम अब एक ऐसी भी हम एक माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन देख रहे हैं जो कि नॉट लिस्टेड रजिस्टर्ड है एज नॉट फॉर प्रॉफिट। शुरू हुई थी नॉट फॉर प्रॉफिट की मंशा से, लेकिन अब उसका आईपीओ आया और बहुत बड़े पैमाने पर उसको सब्सक्राइब किया गया, काफ़ी रेवेन्यू जनरेट हुआ और वो स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड है। क्या इसको अध्ययन किए जाने की ज़रूरत नहीं है ताकि समझने के लिए कि माइक्रो फाइनेंस स्टोरी भारत में किस तरह की रही? देखिए, इसीलिए तो विवाद हो गया। इसीलिए आज भारतीय रिजर्व बैंक, राज्य सरकार जैसे आंध्र प्रदेश का सरकार और वित्त मंत्रालय भी सोच रहे हैं कि ये सारे जो संस्था है इसको नियंत्रण करने के लिए कोई एक नया एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, एक रेगुलेटरी अथॉरिटी का जरूरत है जी। कि सिर्फ ये भारतीय रिजर्व बैंक, अब तो कहा है कि नाबार्ड यानी कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इनको ये काम करना चाहिए। मगर जरूरत क्यों है ये पहले आप सोच लीजिए। ठीक है, मैं मान लिया कि अगर आप सेल्फ हेल्प ग्रुप के अंदर आपका पैसा रह जाता है तो इसमें तो विवाद नहीं रहता। तो ठीक है, मान लिया कि 100 लोगों को आपने ऋण दिया, इसमें 2 या 3 किसी कारण में वापस नहीं दिया पैसा, मगर ये ग्रुप के अंदर पैसा रह गया तो ग्रुप का जो आर्थिक स्थिति है उसमें खास अदल बदल नहीं हो रहा है, तो किसी को इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं हो रहा है। और एक ही गांव की या पड़ोसी गांव के लोग हैं, एक दूसरे को पहचानते हैं। ठीक है, आप समय तक आपको ऋण वापस नहीं दिया, अब कुछ दिन के बाद वापस दे दीजिए और सब ठीक है। समस्या कब हो जाता है कि जब एक निजी एमएफआई, एक निजी संस्था, समझ लीजिए वो खुद बैंक से उधार ले रहे, बैंक से समझ लीजिए 12% पैसे में ऋण ले रहे जी, और वही पैसा रिसाइकिल करके 30% या 36% में लोगों को दे रहे हैं। और आप कह रहे हैं क्यों हम दे रहे हैं? इसीलिए कि हमें बहुत दूर जाना पड़ रहा है, हम लोगों को समझ रहे हैं कि हाँ भाई कागज आप निरक्षर है, ठीक है, अंगूठी छाप लगाइए, फिर भी हम आपको ऋण देने के लिए तैयार है। आपको 1 लाख रुपए का जरूरत नहीं है, ठीक है, हम 2000, 4000, 10,000 रुपया लोन ऋण देने के लिए तैयार है। तो इसके लिए हमें भी मेहनत करना पड़ रहा है, हमें दूर जाना पड़ रहा है, ये वो, इसीलिए हमारा भी खर्चा बढ़ रहा है। तो इसमें खराब क्या है? मगर बात यह है कि आप फायदा उठा रहे हैं कि आप एक संगठित एक संस्था है, यू आर अ लिमिटेड कंपनी, आपका शेयर्स बाजार में आप लोगों को बेच रहे हैं, यू आर इन अ सेंस यूजिंग द सिस्टम। और ये मैं इससे ज्यादा कठिन शब्द में इस्तेमाल करता हूं, आप एक्सप्लॉइट कर रहे हैं सिस्टम को। आपका पूंजी है, आपका संस्था है, आपका ताकत है, इस बल में आप एक सरकारी बैंक से कम ब्याज दर में पैसा ऋण ले रहे हैं, और वही पैसा सरकारी बैंक से कम ब्याज दर पे लेके और आप फिर आम जनता को ज्यादा ब्याज दर पे उपलब्ध करा के और उससे फिर आप पैसा कमा रहे हैं, फिर आप मुनाफा कमा रहे हैं। चलिए, इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर एक दर्शक मौजूद है, हमारे साथ जेपी सिंह है बेंगलुरु से। सिंह साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका लोकमंच में। सर नमस्ते, मुझे एक सवाल पूछना था। जी कहिए। सर, ये प्राइवेट सेक्टर के बैंक, उनका फाइनेंशियल इंक्लूजन और माइक्रो फाइनेंस में क्या भूमिका है? क्या वो संतोषजनक है कि उनका अभी तक का प्रदर्शन क्या है इस क्षेत्र में? जी चलिए, सुनीता जी आप इनके सवाल का जवाब देना चाहेंगे। जेपी सिंह जी, प्राइवेट सेक्टर बैंक के लोग भी काफी एक्टिव हैं, एग्रेसिव हैं, और सरकार का जो फाइनेंशियल इंक्लूजन का नारा है उसमें पूरी तरह से अपना वो भागीदारी वो कर रहे हैं। और इस समय जो थोड़े से बादल बने हुए हैं उसके कारण थोड़ा सा वो सहमे हुए हैं, लेकिन पूरे उत्साह में हैं, कोई कहीं से परेशानी नहीं है। पर जो ये एक चीज है जिस पर मैं भी पूछना चाहता हूं, आपकी राय जानना चाहूंगा। फाइनेंशियल इंक्लूजन की हम बात करते हैं तो सारी जिम्मेदारी सरकार की ही क्यों हो, इसमें क्यों कॉर्पोरेट जगत भी आगे ना आए? हालांकि शायद उसका जो मेन मोटिव है मुनाफा शायद उसका कम रह जाएगा अगर वो दूर दराज के इलाकों में जाकर एक ब्रांच खोलता है अपने बैंक की, लेकिन क्या इसका और कोई इलाज नहीं है? क्या सारी की सारी जिम्मेदारी सरकार पर ही रहेगी? नहीं, देखिए, सब कुछ तो सरकार नहीं कर पाएंगे, मगर ये चीज हमें भी मानना पड़ेगा 2-3 चीज। पहला बात है, ये पूरा एक विश्वव्यापी एक आर्थिक संकट का समय गया, और हर लोग आज मानने के लिए तैयार है कि ये संकट
ये जो क्राइसिस, ये जो रिसेशन का बात हो रहा है, ये पूरा विश्व में 70 साल ऐसा, दूसरा विश्व युद्ध के बाद ऐसा संकट कभी नहीं देखा लोगों ने विश्व में। और ये अमेरिका से हर देश में, ये विश्व में 190 से ज्यादा देश है, इसमें 2-3 देश, आप भारतवर्ष, चीन, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, अर्जेंटीना, ये 8-10 देश छोड़ के इसका असर बहुत बुरी तरह हर देश में पड़ा। ये जो संकट है, इसके पीछे एक सिर्फ पूंजीवाद का संकट नहीं है, ये बैंकिंग का एक क्राइसिस है। क्यों हुई? इसीलिए कि नियंत्रण नहीं था अमेरिका में। और आज अमेरिका का अर्थशास्त्री और वहां का सरकार ये मानने के लिए तैयार है, ओबामा सरकार भी ये मान लिया। क्यों हुआ? जो आप ट्रेडिशनल बैंक्स क्या करते थे जी, बहुत लोगों से वो पैसे लेते हैं, उसको जो ऋण देते थे उसको जो ब्याज दर देते उसको कहते हैं आप डिपॉजिट रेट। अब बहुत सारे लोगों से पैसे ले रहे हैं जी, और आप बहुत सारे लोगों को आप ऋण दे रहे हैं, और वो आप कहेंगे लेंडिंग रेट, और दोनों जो ब्याज दर है इसमें जो फर्क है, जो इंटरेस्ट रेट स्प्रेड कहते हैं, ये अपना संस्था का एक तरीका से इनकम कहेंगे। फिर भी भारतीय रिजर्व बैंक जैसा है, CRR, कैश रिजर्व रेशियो, इसका मतलब क्या है कि आपके पास जितना आपका कैश एसेट्स है, इसका एक कुछ फीसदी आपको हर वक्त किसी समय भी कैश में रखना पड़ेगा। दूसरा बात है SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। इनका मतलब क्या है? आपका जितना पैसा है आपके पास, इसका एक प्रोपोर्शन, एक फीसदी आपको सरकारी इंस्ट्रूमेंट्स में रखना पड़ता है। ये नियंत्रण का क्या जरूरत था? आज हम कह रहे हैं कि भारतीय जो बैंक्स है, जो अमेरिकी बैंक की तरह नहीं, बच के निकल गए। और अमेरिकी बैंकिंग तो बात भूल ही जाइए, वो जुआरी का अड्डा बन गए। वो लोगों से पैसा ले रहे थे जी, और ये शेयर बाजार में पैसा खेल रहे थे जी, और जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स है उनके फायदा के लिए उसको जितना पैसा दे सकते हैं। तो ये पूरा एक बैंकिंग सिस्टम, विश्वव्यापी जो बैंकिंग सिस्टम एकदम विकृत हो गया। भारत पर रेगुलेशन की कितनी जरूरत है, आप ये बात कह रहे हैं। हमारे साथ एक और दर्शक है, इनसे भी बात कर लेते हैं। हमारे साथ CM जेटली हैं मुंबई से। जेटली साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार। ये जानना चाहता हूँ कि जैसे महाराष्ट्र सरकार जो कॉर्पोरेटिव बैंक्स हैं, उनकी है ना ग्रामीण ब्रांचों में जो लोन दिया होता है, समझो कभी है ना बाढ़ आ गई, सूखा पड़ गया जी, किसानों को नुकसान हो गया, जो उनको उधार लोन ऋण दिया होता है उसको माफ कर देती है। ये जो माइक्रो फाइनेंसिंग कंपनीज हैं, इनसे किसानों ने लोन लिया हो और यदि वो किसी तकलीफ में आ गए, तो क्या सरकार को कुछ ऐसा अधिकार है कि उनका ऋण, इनका जो दिया हुआ ऋण है वो माफ कर सके? जी, चलिए आपका सवाल रखता हूं मैं हमारे मेहमानों पे। सुनीता जी, आपसे बेहतर असल में सरकार के पास तो सारे अधिकार होते हैं, जैसी परिस्थितियां होती हैं सरकार वैसे वो नियम बना देती हैं और उस हिसाब से हमें गाइडलाइंस मिल जाती हैं। अभी ईश्वर की अनुकंपा है, ऐसी कोई परिस्थिति आई नहीं है, और ईश्वर से हम लोग मनाते हैं ऐसी परिस्थिति ना आए, और इस तरह की दान दक्षिणा से हमारा देश बचे, उस सोच से बचे, यही मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगी। चलिए, मैं 2 चीज जोड़ना चाहता हूँ। देखिए, कुछ दिन पहले पहला यूपीए सरकार ने 70,000 करोड़ ऋण राइट ऑफ कर लिया था। इसका फायदा किसान लोगों को मिला, मगर सारे किसान को नहीं मिला जी। जो सबसे गरीब किसान हैं, जो महाजन से पैसा लिया, उनको तो फायदा नहीं मिला। जिन लोग, जो किसान जो बैंकों से ऋण लिया था, उनको फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम में जो थे, उनके लिए वो लोन वेवर काम किया। फिर भी आप कहिए कि सरकार ने कहा कि हम क्यों नहीं करेंगे। भारत सरकार का इसका जस्टिफिकेशन क्या था कि हम लोग बड़े बड़े संस्था को, कंपनीज को लोन में NPAs बना देता हूँ, अब राइट ऑफ कर देता हूँ, दशक तक कोर्ट कचहरी में ये जो फंसे हुए रहते हैं, इसके बाद मुझे तो आप कुछ किसानों को मदद करने के लिए तैयार है, तो क्यों? और इसका राजनीतिक फायदा भी सरकार ने उठाया। तो मेरा कहना है, देखिए, अपने जेटली जी ने जो कहा, सरकार के पास ये क्षमता है, और अगर कोई, देखिए हमारे देश में अभी भी सोशल सेफ्टी नेट है नहीं जी। सामाजिक सुरक्षा के लिए जो विकसित देश में है, जो आप इंश्योरेंस बीमा का पॉलिसीज कहिए या पेंशन्स के पॉलिसीज कहिए, ज्यादा से ज्यादा लोग भारतवर्ष में अभी भी ये सब फायदा नहीं। तो इन लोगों के लिए सरकार को तो मदद करना चाहिए। और ऐसे छोटे छोटे संस्था में अगर कोई असली कारण, जेन्युइन कारण के लिए कोई आर्थिक संकट हो जाता है, तो गरीब आदमी को फायदा
करने के लिए ये तो सरकार का ही काम है। आप नरेगा का बात हो रहा है, महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी जो कार्यक्रम है, आप कह रहे हैं कि अगर इस कार्यक्रम में आप भ्रष्टाचार बंद करने चाहते हैं तो आप सीधा बैंक में पैसा जमा करना चाहिए। आप एक यूआईडी स्कीम शुरू किया, यूनिक आइडेंटिफिकेशन स्कीम। अब क्यों कह रहे हैं? आप कह रहे हैं कि हर आदमी को एक पहचान पत्र। तो अब बैंक, ये फाइनेंशियल इंक्लूजन के बाद में हम वापस आ रहे हैं जी। तो अगर आप फाइनेंशियल इंक्लूजन नहीं कर पा रहे अभी भी जो नरेगा का स्कीम में जी, तो उनके मिलाकर क्या फायदा है इतने सारे लंबे चौड़े वायदों का, अगर आप फाइनेंशियल इंक्लूजन के कॉन्सेप्ट अवधारणा को अगर आप आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं, अगर अभी भी इतनी बड़ी जनसंख्या अगर बैंकिंग सिस्टम से अछूती है, अगर उसको बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध ही नहीं है, तो इतने बड़े बड़े वायदे करने का क्या फायदा हुआ? कितने कारगर जमीन पर ये वायदे सिद्ध हो पाएंगे? लोक के बाद आप देख रहे हैं लोकमंच, और आज हम लोकमंच में चर्चा कर रहे हैं लघु ऋण पर, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस पर। सुनीता जी, रेगुलेशन की बात करना चाहूंगा। आपकी संस्था एक एनबीएफसी है, एनबीएफसी हम जानते हैं आरबीआई के रेगुलेशंस के तहत आती है, लेकिन अब जब आंध्र प्रदेश से जब इस तरह की ये कहानियां देखने को मिली, और उसके बाद एसकेएस माइक्रो फाइनेंस की भी कहानी रही, तो वित्त मंत्रालय की तरफ से भी कई इस तरह के बयान आए, और आम लोगों की तरफ से ये मांग भी रही, कई समीक्षकों की ये मांग रही कि इट्स हाई टाइम कि अब माइक्रो फाइनेंस सेक्टर में किसी तरह का रेगुलेशन लाया जाए। अटकलें उठी कि शायद नाबार्ड को रेगुलेटर अपॉइंट किया जाएगा। हालांकि आज सुबह अखबारों में खबर है कि कल इकोनॉमिक एडिटर्स कॉन्फ्रेंस में प्रणब मुखर्जी ने बहुत साफ तौर पर कहा है कि फिलहाल हम इसके फेवर में नहीं हैं कि इस सेक्टर को रेगुलेट किया जाए। इस सेक्टर को अपने आप ही कोई कोड ऑफ एथिक्स इवॉल्व करने पड़ेंगे। आपको लगता है नॉन एनबीएफसीज जो माइक्रो फाइनेंस सेक्टर में हैं, उनको भी रेगुलेशन के दायरे के अंदर लाने की जरूरत है या नहीं? सबसे पहले तो मैं एक पुरानी बात जो मिस्टर प्रणजय ने कही थी कि कहीं ना कहीं शोषण है या एक्सप्लॉयटेशन है, मैंने जो पहले कहा था कि कोई महाजन या साहूकार बहुत महंगी दरों पर देते हैं, उससे तो किसी भी तरह से हर हाल में बेहतर सिचुएशन है ही। और ये एक व्हीकल तैयार हुआ है जिससे देश, यहाँ का यूथ, यहाँ की महिलाएं आगे की तरफ बढ़ेंगे। महिला सशक्तिकरण यहाँ से हो रहा है और देश का सशक्तिकरण यहाँ से हो रहा है। अगर हम सोचें कि यहाँ जो मुनाफा कमाने लगी हैं कंपनीज, वो एक घृणित शब्द है। मुनाफे से अगर हम इतनी घृणा करेंगे तो होगा क्या? बहुत सारे लोग हतोत्साहित होंगे, क्योंकि जब हजारों लाखों लोगों तक आपकी सर्विसेज जानी है तो एक प्रोफेशनलिज्म की सख्त जरूरत है। और जो कंपनीज हैं वो प्रोफेशनली अच्छे तरीके से वॉल्यूम बिजनेस को मैनेज कर सकती हैं। उसलिए अगर उनका उत्साह बनाए रखना है तो कोई हर्ज नहीं है कि उनका मुनाफा भी बने, इक्विटी वाले भी आए, जो लोग आईपीओ निकाल सकते हैं वो भी आए, और बहुत सारे इन्वेस्टर्स ऐसे हैं जो कि मन से समाज सेवा करना चाहते हैं, लेकिन जैसे वो सीधा एनजीओ को पैसा देते हैं तो उनके मन में संशय रहता है कि उसका सही इस्तेमाल हुआ कि नहीं हुआ। ये एक ऐसा व्यवसाय है जहां समाज सेवा की एक सेटिस्फेक्शन साथ में मिलती है, तो वो इन्वेस्टर चाहे आईपीओ के जरिए या सीधे किसी कंपनी में डायरेक्टरशिप लेकर भी वो वहां जा सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं, उस सोशल फील को ले सकते हैं। अब असल में ये बिल्कुल नई चीज है, एक शेप लेने की कोशिश कर रही है। तो तीन तरह की एंटिटीज आज इसको चला रही हैं। एक सेक्शन 25 कंपनीज हैं जिनको आरबीआई रेगुलेट नहीं कर रहा है, फिर दूसरा एनजीओ सेक्टर है जिनको कोई भी रेगुलेट नहीं कर रहा है, और तीसरी हमारे जैसे एनबीएफसी हैं जिनको आरबीआई रेगुलेट कर रहा है। अगर हमारे आज निर्भरता बैंकों पर है तो बैंक्स यही देखना चाहते हैं कि जिस कंपनी पर पहले से ही रेगुलेशंस हैं वहां पर कंफर्टेबल हो जाते हैं, तो उनको लगता है कई चेक्स एंड बैलेंसेस ऑटोमेटिकली सिस्टम में है तो ये कंपनी सेफ है। तो एक स्पॉन्टेनियस जो उनका टिल्ट है, उनका जो झुकाव है, उनका जो आकर्षण है, वो वैसी कंपनी की तरफ होता जा रहा है जो कि आरबीआई से रेगुलेटेड है। तो शायद देश की सेहत के लिए भी अच्छा है कि अगर इतना बड़े समाज को सेवाएं देनी है तो मतलब जो आरबीआई की रेगुलेशन ही काफी है। तो ज्यादातर अगर कंपनीज अपने आप ही स्वेच्छा से, चलिए, तो आप भी कह रही हैं कि रेगुलेशन की जरूरत है, और कहीं ना कहीं तो मेरे दोनों पैनलिस्ट का इस पर एक समान राय है, एक ही राय है कि रेगुलेशन होनी चाहिए।